वेलकम टू केमिस्ट्री जोन। मैं कमलेश कुमार। आज कक्षा 10 के अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण में व्यंजक चूर्ण के बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो देखिए, व्यंजक चूर्ण जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है CaOCl2। रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। जैसे कह सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड CaOCl। अब बनाने की विधि है। कह रहा कि बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, जिसको हम यहाँ कहते हैं बुझा चूना या कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर यहाँ पर व्यंजक चूर्ण यानी CaOCl2 प्राप्त होता है और जल प्राप्त होती है। इसके बाद व्यंजक चूर्ण के भौतिक गुण। पहला, व्यंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है जो अशुद्धियों के कारण जल में कम विलेय होता है। नंबर 2, इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। ये भौतिक गुण है। उसके बाद रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण में नंबर 1, अपघटन। यानी जो व्यंजक चूर्ण होता है, व्यंजक चूर्ण धीरे धीरे स्वयं अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम क्लोरेट बनाता है। रिएक्शन देखते हैं। ये व्यंजक चूर्ण है CaOCl2 इक्वल टू यहाँ 5CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है और कैल्शियम क्लोरेट प्राप्त होता है CaClO3 ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नंबर 2। व्यंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन गैस बनाता है, यानी कि CaOCl2 प्लस CO2 इक्वल टू ये है व्यंजक चूर्ण। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और प्लस क्लोरीन प्राप्त, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। नंबर 3 है अम्लों से अभिक्रिया। तो व्यंजक चूर्ण अम्लों से अभिक्रिया करके, यानी कोई भी अम्ल हो सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, अभिक्रिया करके लवण, जल तथा क्लोरीन गैस बनाता है। देखिए यहाँ रिएक्शन दिए गए हैं। ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, उसकी अभिक्रिया होती है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। यहाँ पर ये दोनों की अभिक्रिया से कैल्शियम सल्फेट बनता है और साथ में जल और क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। दूसरा रिएक्शन है, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर एसिटिक अम्ल के साथ यानी CH3COOH के साथ अभिक्रिया करता है और बनाता है कैल्शियम एसीटेट यानी CH3COO ट्वाइस Ca और साथ में जल और क्लोरीन गैस बनती है। चौथा रासायनिक गुण है नंबर 4, व्यंजक गुण। तो व्यंजक गुण में क्या है, ये जल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी व्यंजक चूर्ण जल के साथ नवजात ऑक्सीजन देता है जो रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देता है। इनका यह गुण व्यंजक गुण कहलाता है, यानी कि व्यंजक चूर्ण प्लस जल इक्वल टू यहाँ बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और हाइपोक्लोरस अम्ल। इसका नाम है हाइपोक्लोरस अम्ल। तो यहाँ जो हाइपोक्लोरस अम्ल है ये ये बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड और नवजात ऑक्सीजन। तो ये जो नवजात ऑक्सीजन है ये रंगीन पदार्थों को रंगहीन पदार्थों में बदल देता है। नंबर 5वां रासायनिक गुण है कोबाल्ट क्लोराइड के साथ अभिक्रिया है। कह रहा कि कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में व्यंजक चूर्ण अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन बनाता है, यानी कैल्शियम क्लोराइड इक्वल टू यहाँ देखिए ये कैल्शियम क्लोराइड नहीं है, यहाँ पर रिएक्शन गलत दिखा गया है। यहाँ पर ये रिएक्शन गलत है, या इसका सही रिएक्शन होगा CaOCl2
यहाँ कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया होगी और बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और प्लस ऑक्सीजन गैस। ये रिएक्शन है, जो ब्लीचिंग पाउडर है कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में COCl2 की उपस्थिति में कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनाता है। इसके बाद देखते हैं विरंजक चूर्ण के उपयोग। तो क्या क्या उपयोग है? नंबर 1, विरंजक चूर्ण का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। नंबर 2, इसका प्रयोग कपड़ों, फर्नीचर, कागज़ आदि के रंगों को उड़ाने में, यानी कि विरंजन माने होता है बिना रंग का, विरंजन में किया जाता है। और यहाँ नंबर 3 लिख सकते हैं। नंबर 3, इसका प्रयोग यानी विरंजक चूर्ण का, इसका प्रयोग पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। इसको शॉर्टकट में POP कहा जाता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका अणुसूत्र है CaSO4 × 12H2O, अथवा इसको ले सकते हैं कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 2 × H2O। तो रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट या हेमी, रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट। हेमी मतलब होता है अर्ध हाइड्रेट, यानी जो यहाँ कैल्शियम सल्फेट है या प्लास्टर ऑफ पेरिस, सल्फेट 12H2O, तो इसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भी कह सकते हैं। बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करके बनाई जाती है। यहाँ रिएक्शन देखते हैं। ये कैल्शियम सल्फेट × 2H2O, इसको हम जिप्सम बोलते हैं। ये जिप्सम का सूत्र है। तो जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो यहाँ पर POP प्राप्त होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट × 12H2O, और प्लस 3/2H2O बाहर निकल जाता है। इसका भौतिक गुण है कि नंबर 1, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। नंबर 2, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख कर एक कठोर पदार्थ यानी कि जिप्सम बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। रासायनिक गुण, पहला इसमें जल का प्रभाव, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है। यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें अगर जल मिलाया जाए तो ये जम जाता है। तो यहाँ पर जो POP है, इसमें जल मिलाने पर एक कैल्शियम सल्फेट और जल का मिश्रण रहता है, इसको हम जिप्सम कहते हैं। ये जम करके तो कड़ा हो जाता है, इसको हम जिप्सम बोलते हैं। नंबर 2, ऊष्मा का प्रभाव, प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर निर्जल कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है, जिसे मृत ज्वलित जिप्सम कहा जाता है। क्या देखिएगा, मृत ज्वलित जिप्सम कहा जाता है। प्राप्त कैल्शियम सल्फेट को 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड यानी काली चूना, सल्फर डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो यहाँ रिएक्शन देखते हैं। CaSO4 2 × H2O, इसको गर्म करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर, इसका नाम POP है। जब गर्म करेंगे यहाँ तक कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा और जल की मात्रा बाहर चली जाएगी। तो यह जो कैल्शियम सल्फेट, निर्जल कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है, उसे 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है।
उसके बाद उपयोग है, तो पहला उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नंबर 1 चाक बनाने में किया जाता है, नंबर 2 खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है, नंबर 3 टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है, नंबर 4 दांतों के प्लास्टर बनाने में किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप्स है। नौसादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड की अभिक्रिया से यहाँ पर सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है और अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बनती है। नौसादर का सूत्र NH4Cl होता है। करा कि इसे गर्म करने पर सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाता है तथा वाष्प को ठंडा करने पर पुनः ठोस अवस्था में आ जाता है, अर्थात इसकी वाष्प दिखाई नहीं पड़ती है। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये ऊर्ध्वपातन की परिभाषा है, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। उसके बाद आयनन की मात्रा क्या परिभाषा है? किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर उसके सभी अणु आयनित नहीं होते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य के अणुओं का वह भाग जो आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कहलाता है। उसके बाद आयनिक सिद्धांत, जैसे हम कहते हैं वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। इसमें देखते हैं कह कि स्वांटे आर्हेनियस, ये वैज्ञानिक का नाम है, स्वांटे आर्हेनियस ने सन 1887 में वैद्युत अपघटन की क्रिया और वैद्युत अपघट्यों के अन्य गुणों को स्पष्ट करने हेतु एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे अवैद्युत वियोजन का सिद्धांत या आयनिक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का आधुनिक स्वरूप निम्नलिखित है। तो आधुनिक स्वरूप क्या है इसमें देखते हैं। नंबर 1, किसी वैद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर वह 2 प्रकार के विद्युत आवेशित कणों में विभाजित हो जाता है। इस क्रिया को आयनन या वैद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को जल में घोलने पर सोडियम क्लोराइड क्या करते हैं? वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो सोडियम क्लोराइड को जल में घोलने पर यह सोडियम आयनों तथा क्लोराइड आयनों में विभाजित हो जाता है, यानी कि NaCl = सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। नंबर 2, विद्युतीय आवेशयुक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। धनावेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को धनायन तथा ऋण आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को ऋण आयन कहते हैं। नंबर 3, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित धनायनों के आवेशों की कुल संख्या ऋण आयनों के आवेशों की कुल संख्या के बराबर होती है। कहने मतलब ये होता है कि जो वैद्युत अपघट्य होते हैं उसके विलयन में धनायन और ऋणायन दोनों की संख्या बराबर होती है। जितने धनायन होंगे उतने ऋणायन होंगे, अर्थात वैद्युत अपघट्य का विलयन विद्युत उदासीन होता है। जब दोनों संख्या बराबर हो जाती है तो विलयन कैसा प्राप्त होता है? विद्युत उदासीन प्राप्त होता है। नंबर 4, आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है, यानी कि दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। नंबर 5, किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर उसके सभी अणु आयनित नहीं होते हैं, यानी कि यह आवश्यक नहीं है कि जितने अणु हैं सभी आयनित हो जाएं। किसी वैद्युत अपघट्य के अणुओं का वह भाग जो आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कहलाता है। उसके बाद देखते हैं हम आयनन का प्रभाव। तो कह रहा कि आयनन ताप तथा विलयन के सांद्रता को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करता है। तो
पहला प्रभाव है यहाँ पर ताप का प्रभाव। ताप वृद्धि आयनन की मात्रा को बढ़ा देती है। आयनन की क्रिया में आयनों को पृथक करने के लिए बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है। अतः आयनन एक ऊष्मा शोषी क्रिया है। जब आयनन की क्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा का शोषण होता है। ऊष्मा शोषी क्रियाएं ताप बढ़ाने पर अग्रिम दिशा में यानी अग्र दिशा में विस्थापित हो जाती हैं। अतः ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ देखिए, ये हाइड्रोनियम आयन का सूत्र है, या H3O+, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। और यहाँ पर फिर दूसरा प्रभाव है नंबर 2, विलयन सांद्रण का प्रभाव। तो इसमें देखते हैं क्या है। किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में उसके आयनन की मात्रा उसके सांद्रण पर निर्भर करती है। तन विलयनों में आयनन की मात्रा अधिक तथा सांद्र विलयनों में आयनन की मात्रा कम होती है। नंबर 2, अत्यधिक तनुता पर सभी वैद्युत अपघट्य दुर्बल अथवा प्रबल अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर है, इसको आप देख सकते हैं और अपने काफ़ी नोट्स कर सकते हैं। ये दूसरा प्रश्न है। और ये तीसरा प्रश्न है। और जो तीसरा प्रश्न देखा है यहाँ पर, इसकी यहाँ पूरा हुआ है। pH मान 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा pH। यहाँ पर ये गलत हल किया गया है। यहाँ एक भाग log 1 आएगा, यहाँ पर log 1 कट जाएगा, यहाँ पर log 1, तो pH बराबर हो जाएगा यहाँ पर log 1 का मान हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा ये pH बराबर 0। तो करेक्ट pH मान 0 होने के कारण विलयन अम्लीय प्राप्त होगा। और ये देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ये चौथा क्वेश्चन है। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतना है, तो pH मान बताइए। तो हल किया गया सूत्र से, एच सांद्रता बराबर 10⁻⁶ m, तो pH बराबर log/H, तो H का मान रख दिया गया है यहाँ पर। और हल कर लेंगे इसको, तो यहाँ pH का मान आ जाएगा 6। जब pH का मान 6 आ जाएगा तो pH का मान 6 होने के कारण विलयन क्या होगा, अम्लीय प्राप्त होगा। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन तो सांद्रण 0.01 मोल पर लीटर। इस विलयन का pH मान, इसमें हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता तथा इसकी प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन बताइए। तो ये सवाल को हल कर लेंगे। यह अचानक सांद्रता बराबर होता दिया गया 0.01 मोल पर लीटर। इसको ले सकते हैं 1×10⁻² बराबर 10⁻² मोल पर लीटर। तो सूत्र है HN बराबर 10⁻pH। तो यहाँ पर HN का मान जो आया उसको रख देंगे और 10 कट जाए, तुलना करेंगे तो pH 2 आ जाएगा। तो pH का मान मालूम हो गया। और दूसरा सूत्र लगाएंगे HN की सांद्रता इंटू HN की सांद्रता बराबर 1×10⁻14। तो 1×10⁻² HN सांद्रता और HN सांद्रता हमको ज्ञात करनी है। और यहाँ पर 1×10⁻14, जो 1×10⁻14 दिया गया है, ये HN की सांद्रता और OH की सांद्रता दोनों का गुणनफल होता है ये। तो HN की सांद्रता बराबर, इसको 95 करेंगे तो बटे में हो जाएगा, भाग करेंगे तो आ जाएगा 1×10⁻12 मोल पर लीटर। तो कह रहा कि pH मान 2 होने पर
पीएच मान 2 होने पर बिलियन अम्लीय प्राप्त होगा। यहाँ पर ये से रहेगा। तो यहाँ देखते हैं हमें एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इसको देख लीजिए और इसको कॉपी ले लीजिए, ऐसे पढ़ लीजिए। वीडियो को रोक करके आप इसको लिख सकते हैं। पहला प्रश्न उत्तर, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 और 3 को। वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 3 का फिगर है, क्योंकि जांच करना है तो यहाँ पर दिखाया गया है प्रयोग के तौर पर। इसको देख के बना सकते हैं आप। ये चौथा क्वेश्चन का ये आंसर है। चौथा क्वेश्चन और उसका रिएक्शन। ये 5वां क्वेश्चन और उसके आंसर। ये 6ठा क्वेश्चन और उसका आंसर। और ये 7वां क्वेश्चन और उसका आंसर। इसके बाद 8वां क्वेश्चन और उसका आंसर। 8वां क्वेश्चन और उसका आंसर है। 9वां क्वेश्चन आंसर। 10वां क्वेश्चन और उसका आंसर। 11वां क्वेश्चन उसका आंसर। 12वां क्वेश्चन आंसर। 13वां क्वेश्चन आंसर। 12वां क्वेश्चन आंसर। 13वां क्वेश्चन आंसर। ये 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन। ये 14वें क्वेश्चन का आंसर है। ये 15वां क्वेश्चन और आंसर। 16वां क्वेश्चन और उसका आंसर। और ये 17वां क्वेश्चन है। और ये 17वां क्वेश्चन का आंसर है। ये 18वां क्वेश्चन और उसका आंसर है। और ये 19वां क्वेश्चन और उसका आंसर है। तो वीडियो रोक करके आप इसको जो है आसानी से अपने कॉपी में लिख सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।